बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। इसका सेक्शन सी है डिटेल क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब सॉल्ट्स, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट एंड टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। इसका आंसर आपकी बुक में है पेज नंबर 26 पर। Salt is an ionic compound that contain a cation from base and an ion from acid. Salt एक ऐसा आयनिक कंपाउंड होता है जिसमें बेस से एक कैटाइन आता है और एसिड से एनाइन आता है। अब इट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज इन सी वाटर। ये पानी समंदर के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी में पाया जाता है। वेयर इट इज़ द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सॉल्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनिमल लाइफ एंड सॉल्टीनेस इज वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन टेस्ट। हमको पता है कि इंसानी ज़िंदगी के लिए जो है जानवरों के लिए भी और इंसानों के लिए भी सॉल्ट इम्पॉर्टेंस रखता है। आप यहाँ से सॉल्ट से एसिड तक लिखिएगा, उसके बाद आप यहाँ से लिखिएगा सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड दैट हैज़ अ कैटाइन अदर देन H positive and anion other than OH and is obtained along with water in the neutralization reaction between acid and base। तो जब एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनता है और along with water का मतलब है उसके साथ पानी भी बनता है। ठीक है, अब मैं आपको ये बनाकर दिखाती हूँ कैसे होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर हमारे पास एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारे पास एक बेस है। ठीक है, इसको HCl एक हमने HCl एक क्या है, एक एसिड है। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया बेस और बेस को हमने मिलाया एसिड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ मिलाया। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, HCl एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। जब इसको इसके साथ हमने मिलाया तो क्या हुआ, ये जो सोडियम है इसने OH को रिप्लेस कर दिया, अपना इस OH आयन को रिप्लेस करके इसके पास क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, सोडियम ने इस OH आयन को रिप्लेस कर दिया और इसने क्लोरीन को ले लिया अपने साथ। क्लोरीन पे देखिए नेगेटिव आयन था, सोडियम के पास पॉजिटिव था, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इस तरह एक आयनिक कंपाउंड कहलाता है क्योंकि इस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। और ये जो इस OH था और ये H था, इन दोनों ने मिलके पानी बना लिया। H और H जो है दो H आयन हो गए, एक ऑक्सीजन का आयन हो गया, ये वाटर बन गया। ठीक है, तो हमारा बना क्या, हमारा बना सॉल्ट एंड वाटर। ये देखिए एक जब बेस एक एसिड के साथ मिलता है तो सॉल्ट बनता है और पानी बनता है। ये एक था, ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक और हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ H2SO4 एक और स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये मिला, ये जो पोटेशियम है ये, अच्छा पोटेशियम की यहाँ पे 2 मोल होंगे, तो पोटेशियम जो है SO4 के साथ मिल जाएगा, K के साथ 2 है, SO4। देखिए इसने सीधी सी बात ये इसको इसके साथ मिल जाता है और ये जो 2 आयन है हमारे ये आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलेंगे और ये आपस में मिलेंगे, तो K2SO4 बन गया। फिर ये H2 और ये O, H2O, ये वाटर बन गया। अब यहाँ पे क्योंकि 4 हैं तो यहाँ भी 4 बनेंगे, इक्वल होते हैं दोनों साइड पे। जब भी न्यूट्रलाइजेशन होता है तो जितने मोल इधर होते हैं उतने ही मोल उधर भी होते हैं। इसी तरह एक और इन्होंने थर्ड एग्जांपल दिया हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। आप सिर्फ 2 एग्जांपल भी देना चाहें तो दे सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड HNO3 के साथ मिला, HNO3 भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और 2 मोल है HNO3 के, 1 मोल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। बेस का जो है 1 मोल है और नाइट्रिक एसिड का जो है 2 मोल है, तो कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा CaNO3 और NO3 के साथ यहाँ पे ट्वाइस आ जाएगा क्योंकि ये 2 है, 2 बार है, और पानी बन जाएगा 2H2O, 2 मोल पानी के बन जाएंगे। एक बेस और एक एसिड मिलके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं और ये सारी एग्जांपल आपकी बुक में यहाँ तक मौजूद हैं। ठीक है, आपने यहाँ सॉल्ट से लेके बेसिस तक लिखना है और फिर ये एग्जांपल्स में आप चाहें तो 2 दे सकते हैं। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट था प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। अच्छा, ये सॉल्ट का जो सवाल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये बहुत ज़्यादा आता है, जिसमें सॉल्ट की डेफिनेशन पूछते हैं, प्रिपरेशन पूछ सकते हैं और टाइप्स भी पूछ सकते हैं और यूजेस भी पूछ सकते हैं। तो आपने सारे टॉपिक करने, जो आएगा उसके हिसाब से लिखिएगा जैसा पेपर में वो पूछेंगे। अब प्रिपरेशन करने का सॉल्ट का जो है बहुत सारे तरीके हैं। सॉल्ट बनाने के लिए एसिड का एक्शन करा देते हैं मेटल के ऊपर, या मेटल ऑक्साइड पे, या मेटल हाइड्रोक्साइड पे, या मेटल कार्बोनेट पे, या मेटल बाई कार्बोनेट पे। ठीक है, ये सारी जो है मुख्तलिफ एक तरह से
एक मेटल तो मेटल ही हो गया, मेटल के साथ ऑक्सीजन मिल गई, मेटल ऑक्साइड बन गया, मेटल के साथ OH आयन मिल गया, मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया, मेटल के साथ कार्बोनेट मिल गया तो मेटल कार्बोनेट बन गया। इसी तरह मेटल के साथ कार्बोनेट के साथ एक H आयन आ गया तो मेटल बाइकार्बोनेट बन गया। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर अगर एसिड का एक्शन कराते हैं उससे सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं। ये तो पहला मेथड है, ठीक है। और पहले मेथड में इन्होंने बहुत सारे हमें एग्जाम्पल दिए। एक तो इन्होंने हमें मेटल ऑक्साइड की दिए, कैल्शियम CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, एक मेटल ऑक्साइड है। तो जब उसके ऊपर H2SO4 क्या है, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब कैल्शियम ऑक्साइड का H2SO4 के साथ जो है एक्शन कराते हैं तो ये कैल्शियम जो होता है ये इस सल्फेट को अपने साथ ले लेता है, कैल्शियम सल्फेट बना लेता है जो कि एक सॉल्ट है। और ये जो H2 है और ये O है, ये एक साथ मिलकर पानी बना लेते हैं। कैल्शियम सल्फेट एक सॉल्ट होता है। इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रिक एसिड के साथ मिलता है, ये पोटेशियम और नाइट्रेट एक साथ हो जाते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है, KNO3 कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट को। और ये जो H और OH है ये मिलके वाटर बना लेते हैं। इसी तरह बेरियम कार्बोनेट है, क्योंकि इन्होंने हमसे कहा था मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड की इन्होंने ये एग्जांपल दी है। फिर मेटल हाइड्रो ऑक्साइड का था तो मेटल हाइड्रोक्साइड की ये एग्जांपल दी। थर्ड एग्जांपल जो हमें दी है उन्होंने बेरियम कार्बोनेट की दी है, क्योंकि इन्होंने कहा था ना मेटल के कार्बोनेट पे भी अगर हम उसका एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट बनता है। तो ये बेरियम कार्बोनेट मेटल का कार्बोनेट है। इसके साथ HCl भी एक जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का इन्होंने एक्शन कराया तो बेरियम जो है इस क्लोरीन के साथ मिल गया, बेरियम क्लोराइड बना लिया। बेरियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। और फिर H ने ऑक्सीजन को ले लिया, वाटर बना लिया, H2O बना लिया। अब ये जो कार्बन था और ऑक्सीजन बाकी था तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, ठीक है। ये इस तरह बेरियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। तो ये सॉल्ट के प्रिपरेशन में जो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल कार्बोनेट के जरिए बनाते हैं उसकी 3 एग्जाम्पल दी हैं, ये आपको तीनों ही लिखनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने सॉल्ट की प्रिपरेशन का दूसरा तरीका भी हमें बताया है। सॉल्ट आर प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ बेस विद एन एसिड और अ मेटल विद अ बेस। एसिड और बेस का आपस में एक्शन कराने से भी सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि हमने कहा H2SO4 एक जो है एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक बेस है। अब देखें ये जो सोडियम है ये SO4 के साथ मिल जाएगा और ये जो हाइड्रोजन OH आयन है ये H2 के साथ मिलकर वाटर बना लेगा तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन जाएगा और 2 मोल वाटर के बन जाएंगे H2O के, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट क्या है। ये भी इसी क्वेश्चन का पार्ट है कि आपसे टाइप्स ऑफ सॉल्ट पूछिए। ये समझाती हूँ, देखें जैसे H2SO4 है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला है। जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला इसने Na2SO4 बना लिया, ठीक है। अब इसके अंदर आप ये देखिए पूरा आयनाइजेशन हो गई, कंप्लीटली आयोनाइज हो गया ये, ठीक है। आयनाइजेशन जो है कंप्लीट हो गई और इसके अंदर कोई भी H आयन नहीं है। अगर ये कंप्लीट आयनाइज नहीं होता, इसमें कुछ H आयन रह जाते तो इसके अंदर कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इस सॉल्ट के अंदर कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ऐसे सॉल्ट जिसमें कुछ हाइड्रोजन आयन बाकी रह जाते हैं और उनके अंदर कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं और अगर उनको पानी में डिसॉल्व करें उनकी pH जो है वो एसिडिक आती है, लेस देन 7 आती है। तो फिर ऐसे सॉल्ट्स को हम कहते हैं एसिडिक सॉल्ट्स। इसमें नहीं है ये एसिडिक, ये तो नॉर्मल है ना, इसमें तो कहीं भी एक आपको H आयन नहीं नजर आ रहा होगा। लेकिन जो एसिडिक सॉल्ट होंगे उसमें यहाँ पे इसका कोई एक H आयन जो है बाकी रह जाता है। इसी तरह बेसिक सॉल्ट ये होते हैं कि OH आयन बाकी रह जाता है। तो जब OH आयन बाकी रह जाता है तो फिर उनके अंदर उन सॉल्ट्स के अंदर थोड़ी सी बेसिक की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सॉल्यूशन जो उनका बनता है उसकी pH चेक की जाए तो उसकी pH जो होती है वो मोर देन 7 होती है, जिससे पता चलता है कि ये बेसिक सॉल्यूशन है। अब हम बुक में देख लेते हैं बुक में इन्होंने किस तरह डिस्क्राइब किया। जो मैंने समझा है वही सब लिखा हुआ है। सबसे पहला है एसिडिक सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट में सबसे पहली टाइप है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट आर दोज सॉल्ट्स व्हिच आर डिस्टिंक्टली एसिडिक इन नेचर, दे प्रोड्यूस एसिडिक सॉल्यूशन when dissolved in water। जब उनको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल NH4Cl, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, कैल्शियम नाइट्रेट है, अमोनियम हाइड्रोसल्फेट है, ये सारी इन्होंने एग्जांपल दिए। अमोनियम बाइफॉस्फेट है। तो आप बस इसमें से कोई 2 एग्जांपल लिखिएगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। सच सॉल्ट सॉल्यूशन हैव pH लेस देन 7। तो ये कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनके अंदर आप देखें H आयन इसमें बाकी है, जिसमें H आयन बाकी रह जाता है। अब देखिए इसमें H आयन नहीं है लेकिन फिर भी ये ऐसे जो है इनकी pH जब हम देखेंगे तो वो लेस देन 7 होगी, इसलिए हम कहेंगे ये ऐसे सॉल्ट हैं जिनकी pH जो है लेस देन 7 है, इसलिए ये एसिडिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट देखते हैं हम आगे। नंबर 2 है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट आर दोज सॉल्ट्स व्हिच आर डिस्टिंक्टली बेसिक इन नेचर, दे प्रोड्यूस अल्कलाइन सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर,
बेसिक सॉल्ट वो सॉल्ट्स होते हैं जो कि थोड़ा सा बेसिक अपने नेचर में होते हैं, यानी एल्कलाइन होते हैं और एल्कलाइन सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं जब उनको पानी में डिजोल्व करते हैं। और इनकी एग्जांपल है CH3COONA, इसी तरह K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, KCN। इनमें से आप कोई भी दो जो आपको इजी लग रही हो आप वो लिख लीजिएगा, जो आपको इजी लगे। सच सॉल्ट सॉल्यूशन हैव pH मोर देन 7, ये वो सॉल्यूशंस हैं जिनकी pH जो है वो मोर देन 7 है। इसके अलावा थर्ड हमारे पास होते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। ये ऐसे सॉल्ट होते हैं मुकम्मल तौर पे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इनमें एसिड और बेस और एक नई सब्सटेंस बना लेते हैं सॉल्ट की। Neutral salts are those salts which are formed by the complete neutralization of strong base and strong acid। ये वो salt हैं जो कि एक strong acid और strong base की complete neutralization से बनते हैं। The aqueous solution of these salts are neutral और टू लिटमस पेपर, तो अगर इनको लिटमस पेपर से चेक करें तो इनकी pH जो है न्यूट्रल आती है, यानी 7 आती है, न्यूट्रल pH आती है। इसकी एग्जांपल हमें ये सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, आप कोई भी दो एग्जांपल दे लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन इन डिटेल दैट हाउ वाटर आयनाइजेशन इज रिलेटेड विद pH ऑफ सॉल्यूशन। तो आपने बताना है कि किस तरह वाटर आयनाइजेशन जो है वो रिलेटेड होती है किसी भी सॉल्यूशन की pH से। इसका आंसर आपकी बुक में पेज नंबर 24 पे है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक पूरा लिखना है आपको। वाटर आयनाइजेशन से mol.dm-3 तक मैं रीड करती हूँ। द वाटर इज अ न्यूट्रल लिक्विड विच पॉजेज इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन and hydroxide ion OH ion. Due to this, pure water is considered as weak electrolyte. It ionize according to the following reaction. इसमें कहते हैं कि वाटर जो है एक न्यूट्रल लिक्विड है क्योंकि इसमें इक्वल अमाउंट में हाइड्रोजन आयन होते हैं और इक्वल ही अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। इस वजह से ही वाटर को एक वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर करते हैं। अब इसकी आयनाइजेशन जो है ये पूरी मैंने आपको जो है जब मैं चैप्टर समझा रही थी सब तमाम बहुत अच्छी तरह से मैंने एक इसकी वाटर आयनाइजेशन की वीडियो अलग से डाली हुई है, आप चाहे तो उससे भी समझ सकते हैं। जो चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं दोबारा से इसको समझा देती हूँ। आयनाइजेशन ऑफ वाटर हो रही है तो क्या हो रहा है, वाटर है H2O और इसका रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, H आयन प्रोड्यूस हो रहा है और OH आयन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये सब जो है एक्वस में है हमारे पास, एक्वस यानी कि लिक्विड कंडीशन में है। ठीक है, अब ये जब इसका रिएक्शन हो गया तो ये हमारा रिएक्टेंट था वाटर और इससे ये प्रोडक्ट बन गई। अब हम Kc ऑफ वाटर लिखते हैं, लेकिन जो लाइंस लिखी हुई है ना बुक में वो तमाम पूरी लिखिएगा, मैं सिर्फ आपको इसकी समझा रही हूँ इक्वेशन बनाना। तो इसकी Kc लिखते हैं हम, Kc ऑफ वाटर रिएक्शन आयनाइजेशन, जो वाटर आयनाइजेशन हुई है इसकी हम Kc लिख रहे हैं। हम Kc आपको पता है ना, कोई भी रिएक्शन होता है तो उसकी केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है, तो इसका Kc क्या होगा आपको पता है, Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, तो ऊपर प्रोडक्ट का हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन को लिख लेंगे। प्रोडक्ट है हमारी H और OH, HOH को हमने इनका प्लस गायब हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, मोलर प्रोडक्ट मोलर कॉन्सेंट्रेशन की प्रोडक्ट ऊपर लिख ली हमने और नीचे हम लिखेंगे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट है हमारे पास वाटर, ये हमने नीचे वाटर लिख दिया। अब देखिए इनके ऊपर कोई भी नंबर ऑफ मोल नहीं है, कोई भी एक्सपोनेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनके साथ नंबर ऑफ मोल नहीं थे का मतलब था कि 1 है। जब 1 होता है तो हम वो शो नहीं करते। अब ये हमारा बन गया। अब इस H2O को Kc के पास ले जाते हैं तो ये बन जाएगा KcH2O और यहाँ हमारे पास रह जाएगा H आयन कॉन्सेंट्रेशन और OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब ये जो KcH2O है इसके लिए खास वर्ड यूज होता है, उसे कहते हैं हम KW यानी कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये कांस्टेंट ऑफ वाटर के लिए लिखेंगे KW, H आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब ये जो हमारी KW आ गई इसके बारे में हम लिखेंगे KW क्या है। KW इज आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट, प्रोडक्ट भी लिखेंगे आयनिक प्रोडक्ट। देखिए ना इन दोनों आयंस की प्रोडक्ट का कांस्टेंट है, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज, इसकी वैल्यू जो है वो कितनी होती है 1 × 10⁻⁻14 मोल .dm-3। ये एक ब्लैंक भी बन सकती है जो कि बुक चैप्टर में से आ जाती है ब्लैंक,
तो KW की वैल्यू थी 1 इंटू 10 की पावर -14। तो समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी अमाउंट में से इतनी लेस अमाउंट, क्योंकि 10 की पावर -14 एक बहुत छोटी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट में से इतनी छोटी सी अमाउंट जब खुद ब खुद आयनाइज होती है रूम टेम्परेचर पे, तो वो इसीलिए किसी को पता भी नहीं चलता और वाटर जो है रूम टेम्परेचर पे आयनाइज होता रहता है, लेकिन उसकी बहुत छोटी अमाउंट होती है जो होती है 1 इंटू 10 की पावर -14। अब आपकी बुक में यहाँ तक था, आपने यहाँ तक ही इसको लिखना है, लेकिन मैं आगे आपको थोड़ा सा इसका समझा देती हूँ जो कि आगे क्लासेस में भी होता है। हमने ये देख लिया कि जब वाटर आयनाइज होता है, वाटर के अंदर एच आइन और ओ एच आइन इक्वल होते हैं, तो हम ये कर सकते हैं ना, यहाँ पे हम एच ही लिख दें इसकी जगह पे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एज वी नो, थोड़ा सा हम मेंशन करेंगे ना, एज वी नो दैट, आप चाहे तो ये लिख सकते हैं और वरना ये थोड़ा सा आगे क्लासेस का है। एज वी नो दैट एच एंड ओ एच आर इक्वल इन वाटर, ठीक है, वाटर में दोनों इक्वल हैं। सो KW इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एच आइन था ना हमारे पास, एच आइन, और यहाँ ओ एच आइन था, ओ एच आइन की जगह फिर एच आइन लिख लिया, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो हमने कहा दोनों अगर एच हैं तो। अब KW की वैल्यू अभी अभी हमने देखी 1 इंटू 10 की पावर -14 है, और एच आइन जो है 2 बार मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो गई, तो इसके ऊपर हम स्क्वायर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर खत्म करना है, दोनों तरफ अंडर रूट कर देते हैं, 1 इंटू 10 की पावर -14 पे भी अंडर रूट कर दिया, और एच आइन के स्क्वायर के ऊपर भी हमने अंडर रूट कर दिया। स्क्वायर ने इसको कैंसिल कर दिया, तो ये एच आइन आ गया हमारे पास, सिंगल हो गया एच आइन सिंगल हो गया। और 1 इंटू 10 की पावर -14 था, 1 इंटू 10 की पावर 14 का हम अंडर रूट करते हैं तो क्या हो जाता है -7। तो यानी एच आइन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 1 इंटू 10 की पावर -7 वाटर के अंदर। और ओ एच आइन के आप कैसे निकालेंगे, 14 में से 7 निकालेंगे तो 7 ही आएगी ना हमारे पास। तो एच आइन की कॉन्सेंट्रेशन भी 1 इंटू 10 की पावर -7 होगी, ओ एच आइन की कॉन्सेंट्रेशन भी 1 इंटू 10 की पावर -7 होगी। तो आपका आंसर बस यहीं तक था, आप चाहे तो यहाँ तक लिखें, चाहे तो पूरा लिखें, ये आपकी मर्जी पर है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, डिस्कस इन डिटेल हाउ डिफरेंट सॉल्यूशन इन एक्वस सिस्टम एग्जिबिट इंक्रीज इन एसिडिटी एंड इंक्रीज इन बेसिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ एच आइन एंड ओ एच आइन। तो आपने बताना है कोई भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एच आइन और ओ एच आइन की कॉन्सेंट्रेशन से किस तरह कोई सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक हो जाता है, किस तरह उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी बढ़ती रहती है। इसका आंसर आपके पास जो है बुक में कहीं पे वैसे मेंशन नहीं है, लेकिन हम यहाँ से लिखेंगे इसका आंसर, pH से लिख लेंगे। द pH स्केल मेजर द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। pH स्केल यूज करते हैं किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी और बेसिसिटी को मेजर करने के लिए। द स्केल हैज वैल्यूज रैंकिंग फ्रॉम 0 to 14। तो स्केल के अंदर वैल्यूज होती है 0 से 14 तक होती है। द pH ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय pH पेपर, pH इंडिकेटर एंड pH मीटर। उसके अलावा pH मालूम करने के लिए pH पेपर, pH इंडिकेटर और pH मीटर भी यूज़ करते हैं। अब pH मीटर जो है ये मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो वैल्यू होती है 0 से 14 तक होती है। तो अगर जो 7 किसी सॉल्यूशन की pH होती है तो वो न्यूट्रल होता है, और जैसे जैसे 7 से ज़्यादा होती जाती है pH सॉल्यूशन जो है वो बेसिक होता जाता है। इसी तरह जैसे जैसे इसकी कम होती जाएगी, 7 से कम होती जाएगी, लेस देन 7 होगी, तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होता जाता है। सबसे ज़्यादा इसमें एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा होगा, जिसकी 0 होगी, 0 pH वाला मोर एसिडिक होगा देन 3 की निस्बत। इसी तरह जो होगा एल्कलाइन में अगर हम देखें तो जिसकी 14 pH होगी वो सबसे ज़्यादा एल्कलाइन होगा, ठीक है। तो जिस तरह हम आगे बढ़ते जाते हैं एल्कलिटी बढ़ती जाती है, और जिस तरह हम स्मॉलर की तरफ जाते जाते हैं तो एसिडिटी बढ़ती जाती है। अगर हम इस तरफ आएंगे एसिडिटी से, तो अगर जितना आगे जाते जाएंगे एसिडिटी कम होती जाएगी। तो इसके अंदर आपकी बुक के अंदर एक चार्ट गिवन है, आपको ये चार्ट इसमें इस क्वेश्चन में करना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में करना है। लग नहीं रहा कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में करना है तो आपको इसका चार्ट भी करना होगा। तो इस चार्ट के जरिए पता चल रहा है किस तरह pH चेंज होने से बेसिसिटी और एसिडिटी बढ़ती जाती है। आपके लिए चार्ट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आप इसमें से सिर्फ pH याद कर लें, फिर आप OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन और H आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत आराम से लिख सकते हैं। मैं आपको तरीका बताती हूँ। जैसे मैंने अभी इसमें से सिर्फ 5-6 सिलेक्ट करें। जैसे हमने लेमन जूस की pH ले ली 3, तो जब हमें पता है लेमन जूस की pH 3 है तो इसकी H आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी निकलेगी, इसकी 1 इंटू 10 की पावर -3। देखिए यही लिखी हुई 1 इंटू 10 की पावर -3। अब हमें OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, pH 3 है तो हमें पता है ना न्यूट्रल टोटल जो होता है कितना होता है pH स्केल 14 होता है, तो 14 में से हम 3 माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा,
11 आ जाएगा। इसका मतलब है एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है 1 × 10⁻⁻11 होगी। ठीक है, तो 14 से माइनस करके जो आएगा वो ओ एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, और जो ये गिवन होगा वो एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, लेकिन माइनस के साथ। अब इसकी अगली एग्जांपल देखें, मैंने लिए ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी की पीएच है 5। आप सिर्फ ये पीएच याद कर लीजिएगा, बाकी की कॉन्सेंट्रेशन आप खुद बना सकते हैं बहुत आसानी से। ब्लैक कॉफ़ी की पीएच है 5, तो इसका मतलब है इसकी एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, ये पीएच है ना, इसलिए एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, इसकी होगी 1 × 10⁻⁻5। देखें यही लिखी हुई है। अब आपने जो है ओ एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी लिखनी है। ओ एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए आप इसको 14 में से 5 को माइनस कर दें, आपके पास आंसर आया 9। इसका मतलब है ओ एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है 1 × 10⁻⁻9 होगी। नेक्स्ट मैंने लिए प्योर वाटर यानी 7 जिसकी है, तो 7 पीएच है, तो इसकी एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ हो जाएगी, और जब 14 में से आप 7 निकालेंगे 7 आएगा, तो 1 × 10⁻⁷ ही इसकी ओ एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। देखिए ये न्यूट्रल है, आपने यहाँ पे ये भी शो करना होगा कि ये न्यूट्रल आया। न्यूट्रल से पहले जितने थे वो एसिडिटी थी जिनकी पीएच कम थी, और जैसे जैसे पीएच बढ़ती गई एसिडिटी बढ़ती गई। आपने यही तो इसमें प्रूफ करना है ना कि सॉल्यूशन की पीएच बढ़ने से एसिडिटी जो होती है वो कम होती जाती है, एच कम होने से एसिडिटी बढ़ती जाती है। देखिए कम पीएच है तो एसिडिटी ज़्यादा है, और जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे एसिडिटी से चेंज होती गई, न्यूट्रल पे आया, न्यूट्रल के बाद बेसिसिटी बढ़ गई। ठीक है, ये पूरा चार्ट आपने करना है। अच्छा, इसमें आपको ये ज़रूरत नहीं है सारी इतने आगे तक देने की, बस आप मिल्क के साथ जो है 6 लिख लीजिए, ब्लैक कॉफ़ी के साथ 5 लिख लीजिए, सारा आगे से मत दीजिएगा, बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद मैंने चूज़ करा 9 ले लिया मैंने सोडियम कार्बोनेट का। आपने सब करना है, मैं आपके लिए सिर्फ चने की एग्जाम्पल से समझा रही हूँ आपको। सोडियम कार्बोनेट की पीएच है 9, तो इसकी एच आयन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 1 × 10⁻⁻9। अब आप 14 में से 9 माइनस कर दें, आपके पास आता है 5 आंसर, तो इसकी ओ एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 1 × 10⁻⁻5। अब वॉशिंग सोडा के लिए मैंने 12 है इसकी पीएच, तो इसकी एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी होगी 1 × 10⁻12। ठीक है, और जब आप 14 में से 12 निकालेंगे आपके पास आएगा -2, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ओ एच आयन की हो जाएगी 1 × 10⁻2। आपने तो तब सभी करना है। अब जैसे इसमें 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो 1 मोल का मतलब है इसकी पीएच है 14, तो आप इसकी एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 1 × 10⁻14, और ओ एच आयन की कितनी हो जाएगी, 14 में से 14 निकालेंगे 1 × 10⁻0। ठीक है, कितनी कम हो गई ओ एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन, और एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई, इसीलिए कि एल्कलाइन होता गया। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एल्कलाइन ही होता है ना, हमें पता ही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस होता है, तो इसकी देखें बेसिसिटी कितनी है, इसकी पीएच कितनी ज़्यादा है, 14 पीएच है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, इसीलिए ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी तरह आप ऊपर देखें तो HCl की जो कितनी आई है 0 है पीएच 0 का मतलब है 1 × 10⁻0 जो है इसकी एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी कम है इसीलिए ये एसिडिक है, और ओ एच आयन की कितनी आएगी, 14 में से 0 निकाला तो -14। पूरा चार्ट आप कर लीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इसका आंसर आपकी बुक में पेज नंबर 23 पर है, आपने ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना है, न्यूट्रलाइजेशन से लेके एच आयन तक। ये वैसे मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में समझाया हुआ है, मैं सिर्फ इसको रीड कर देती हूँ, आपने इसको एग्जाम्पल के साथ देना है। तो आप पहले हेडिंग दीजिएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। A neutralization reaction take place by the reaction of an acid and a base in aqueous solution producing a salt and water. A neutralization is shown by a balanced chemical equation which have equal number of atom as well as positive charge on reactant and product side. इसमें कहते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है एसिड और बेस के मिलने से जब सॉल्ट और वाटर बनते हैं उसको कहते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जो है एक केमिकल इक्वेशन से शो करते हैं जिसमें इक्वल नंबर एटम होते हैं, पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव चार्ज वाले भी। एच आइन और ओ एच आइन जो है बैलेंस होते हैं। द बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन्वॉल्व द इक्वल कंजप्शन ऑफ एच एंड ओ एच इन एक्वस सॉल्यूशन। तो जब दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ मोल होते हैं इससे पता चलता है कि एच और ओ एच जो है इक्वल अमाउंट में उनका कंजप्शन हुआ है। Due to this, we have to look the acidity of base and basicity of acid in balancing equation. इसीलिए हम बैलेंसिंग इक्वेशन से एसिडिटी ऑफ बेस और बेसिडिटी ऑफ एसिड मालूम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने इसकी पूरा लिख लिया।
अब हम एग्जाम्पल की हेडिंग डालेंगे और इसकी एग्जाम्पल पूरी यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल इन केमिकल इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एज फॉलोज। अब ये दोनों जो हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ये एसिड स्ट्रॉन्ग है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। जब दोनों की न्यूट्रलाइजेशन हुई तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl मिलके क्या बन गया, NaCl एक सॉल्ट बन गया और H और OH आयन मिलके H2O वाटर बन गया। एंड सोडियम, अब इधर देखें, इधर भी 1 मोल है, इधर भी 1 मोल है, तो 1 मोल इधर भी मिले थे और इधर देखें प्रोडक्ट के अंदर इसमें भी 1 मोल सोडियम क्लोराइड बना है और 1 मोल ही वाटर बना है। इससे पता चलता है कि इक्वल अमाउंट में H और OH आयन की न्यूट्रलाइजेशन हुई है, कंजप्शन हुआ है या उनका यूज हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl आर न्यूट्रलाइजिंग ईच अदर इन रेशो 1:1। इसका मतलब है कि दोनों 1:1 के रेशो से न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। अगर एक आयन जो है H का आया है तो एक आयन OH का आया है। बिकॉज 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिलीज 1 मोल ऑफ OH एंड 1 मोल ऑफ HCl रिलीज 1 मोल ऑफ H आयन। इसका मतलब है कि 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड ने 1 मोल ही OH आयन रिलीज करा है और 1 मोल HCl ने 1 मोल ही H आयन रिलीज करा है। बस यहीं तक लिखने की जरूरत है इसको। ये आपका सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नंबर 5 है, राइट डाउन द यूजेस ऑफ सॉल्ट इन डेली लाइफ। अपनी डेली लाइफ में हमें सॉल्ट के यूजेस लिखने हैं। बुक में है पेज नंबर 27 पे, ये बहुत लॉन्ग है, आप इसको थोड़े शॉर्ट करके लिखिएगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये लॉन्ग में क्वेश्चन अलग से सॉल्ट के यूजेस आ सकते हैं। मेरे ख्याल ये किसी सॉल्ट के साथ ही मिलाकर इसके यूजेस आ सकते हैं, तो आप इसके थोड़े शॉर्ट कर लीजिए। पहला तो यूज़ हम सबसे ज़्यादा जो सॉल्ट का करते हैं वो अपने फूड में यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें जो है जो यूजेस लिखे हुए हैं हम वो पढ़ लेते हैं। नंबर 1 यूज है, मोस्ट ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर यूज्ड इन एग्रीकल्चर बाय फार्मर्स आर सॉल्ट। फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड। ज़्यादातर एग्रीकल्चर में फार्मर्स जो हैं सॉल्ट को फर्टिलाइजर के तौर पे यूज़ करते हैं, जिनमें से एग्जाम्पल हमने लिए अमोनियम क्लोराइड, यहाँ तक लिखिएगा, और फिर एक और एग्जाम्पल यहाँ से दे दें, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम NPK फर्टिलाइजर। NPK जो है एक बहुत मशहूर फर्टिलाइजर है। नंबर 2 देखते हैं, सर्टेन सॉल्ट्स आर यूज एज पेस्टिसाइड टू किल और डिस्ट्रॉय इंसेक्ट, पेस्ट, वीड्स एंड फंजाई। जो खास तौर पे कुछ सॉल्ट जो हैं वो फंजाई को, पेस्ट को और इंसेक्ट्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होते हैं। इसकी एग्जाम्पल इन्होंने दिए जैसे कॉपर 2 या सल्फेट आयरन 2, सल्फेट एंड मरकरी क्लोराइड। आप कोई भी बस 2 एग्जाम्पल दे दीजिएगा, ठीक है। नंबर 3 देखते हैं, इन मेडिकल फील्ड हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट इज फाउंड इन प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट इज़ यूज टू मेक प्लास्टर कोट्स फॉर सपोर्टिंग बोन्स, ब्रोकन बोन्स। जो हड्डियाँ जो टूट जाती हैं किसी की, उसके ऊपर जो प्लास्टर चढ़ाते हैं उसके अंदर कैल्शियम सल्फेट जो है हाइड्रेटेड थोड़ा सा पानी के साथ मिक्स होता है, उससे उसकी जो है हड्डियों के ऊपर प्लास्टर करते हैं, तो इसलिए मेडिकल फील्ड में इसका यूज़ होता है। कैल्शियम सल्फेट भी एक सॉल्ट है हमारा। नंबर 5 देखते हैं हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट इन एन एंटी एसिड। तो एंटी एसिड के तौर पे भी हम सॉल्ट को यूज़ करते हैं। वो कौन सा सॉल्ट है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो हम यूज़ करते हैं, जो कि कुछ होती है ना ऐसी चीज़ें जो पानी में घोल के पीते हैं एसिडिटी के लिए, तो ये वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, वो एक सॉल्ट है। नंबर 6 है, बेरियम सल्फेट इज यूज टू मेक बेरियम मील्स फॉर पेशेंट हु नीड टू टेक एन एक्सरे ऑफ देयर स्टमक। तो जिन लोगों पेशेंट्स का स्टमक का एक्सरे करना होता है उनके लिए जो है उनको ऐसा फूड दिया जाता है जिसमें बेरियम होता है, और फिर वो बेरियम की वजह से एक्सरे के अंदर जो है उनके ऑर्गन की जो है क्लियर पिक्चर आ जाती है। तो बस आप इसका चाहें तो पूरा लिख लें या बस स्टमक तक लिख लीजिए, या चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं। नंबर 7 है, पोटेशियम परमैंगनेट कैन किल बैक्टीरिया एंड हेंस इज सूटेबल फॉर यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट। पोटेशियम परमैंगनेट तो हम सभी जानते हैं, जो पर्पल कलर की होती है, वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल होती है। डिसइंफेक्टेंट के तौर पे जो है लगाते हैं जख्म वगैरह के ऊपर, वाउंड्स के ऊपर भी लगाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। सेक्शन सी के डिटेल क्वेश्चन मैंने आपको पूरे करवा दिए हैं। आपको अगर फ़ायदा होता है मेरी वीडियोस से और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपके लिए वीडियोस बनाती रहूं, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत होती है, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।